नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर्स के हैं उसमें आज ये 14वां प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिणी सूडान। यानी दक्षिणी सूडान वो अफ्रीकी देश है जिसने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी, दक्षिणी सूडान। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ये अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, तो भारत ने 2030 तक किन किन लक्ष्यों को साधने की बात की है? तो चलिए आइए उनके ऊपर भी चर्चा कर ली जाए। जैसे भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक है। HIV एड्स की खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य 2030 तक है। और भारत में जितने कुल वाहन हैं उनका 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो, इसका भी लक्ष्य 2030 तक है। और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी करने का लक्ष्य भी 2030 तक का है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी 2030 तक का है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक का है। तो हम लोगों ने अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान के साथ साथ भारत के भी 2030 तक के लक्ष्यों पर चर्चा कर ली। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो आपका सही जवाब होगा स्वदेश परियोजना, यानी विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि स्वदेश परियोजना के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार करेगा। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा स्वदेश, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली मेट्रो, यानी विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कुमाऊं का चिउरा तेल को। ठीक है, कुमाऊं के चिउरा तेल को उत्तराखंड में GI टैग दिया गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि अभी हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस बात की चर्चा की थी कि रटौल आम जो उत्तर प्रदेश का है इसे भी GI टैग दिया गया। और किस क्षेत्र में है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बागपत और मेरठ का इलाका है वहां पर होता है। महोबा का आम उसको उत्तर प्रदेश में GI टैग दिया गया। मिथिला का मखाना बिहार में GI टैग दिया गया। कुट्टू अट्टूर आम जो केरल का है इसे GI टैग दिया गया। ठीक है, तो इस अन्य GI टैग से संबंधित जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़े थे उनको भी हम लोग समाहित करते हुए चलेंगे ताकि रिवीजन का भी पार्ट साथ में होता रहे। यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ए। अगला प्रश्न देखिए, मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो आपका सही जवाब होगा तजामुल इस्लाम। यानी तजामुल इस्लाम ने जो मिस्र में आयोजित की गई विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियन अंडर 14 में भारत को पदक दिलाया है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखिए, कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आपका सही जवाब होगा सी, MSME मंत्रालय द्वारा। अब ये देखते हैं कि ये संभव जागरूकता अभियान क्या है। तो संभव जागरूकता अभियान के तहत उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि कैसे युवाओं की भागीदारी को बढ़ाकर हम उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया और उसका नाम दिया गया संभव। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में किस देश ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। यानी दक्षिण कोरिया ने अपने पहले स्वदेशी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। और इस रॉकेट का नाम क्या है? तो इस रॉकेट का नाम नूरी है। यानी नूरी रॉकेट का सीधा संबंध दक्षिण कोरिया से है, यानी आपका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो आपका सही जवाब होगा भारत ने। यानी कि जो SAFF चैंपियनशिप 2021 है वो कहां आयोजित की गई? मालदीव में। कब आयोजित की गई? अक्टूबर 2021 में। और इसको किसने जीता? तो इसको भारत ने जीता। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9 को देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा केरल को। केरल ने समग्र जोन में, ठीक है, यानी इस पूरे सामूहिकता में पहला स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम देश के समग्र स्कोर को बात करें तो इसमें 66वां स्थान है। और 2019-20 में देश का जो समग्र स्कोर था वो 60 था।
और ये भी जान लीजिए कि जो नीति आयोग ने जो ये रिपोर्ट जारी की है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21, ये जून 2021 में जारी की गई और इसमें संयुक्त राष्ट्र के जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए या उनकी प्राप्ति में जो सफल पहला स्थान प्राप्त किया वो केरल राज्य ने प्राप्त किया। अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एजेंडा 2030 के तहत इसको निर्धारित किया था। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें दूसरा स्थान किसका है? तो इसमें दूसरा स्थान हिमाचल और तमिलनाडु का है और अंतिम स्थान पर इसमें बिहार है। ठीक है, और अगर आपसे यह प्रश्न पूछे कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में यूटी में पहला स्थान किसका है? यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में किसका स्थान है पहला? तो आपका जवाब होगा चंडीगढ़। अब आपको इस प्रश्न की एक विस्तृत चर्चा मिल गई। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा बी केरल। 10वां प्रश्न देखिए, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है, आपका सही जवाब होगा डी बिहार। यानी बिहार वो पहला राज्य है देश का जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी 2021 की घोषणा की है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आ जाना चाहिए कि भारत ने एथेनॉल के 10% पेट्रोल के साथ मिक्सचर का क्या लक्ष्य रखा है? तो वो 2022, और पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिक्सचर का लक्ष्य कब तक है? तो वो है 2025 तक का। आप इसको भी इस तरह के भी फैक्ट को कोरिलेट करते चलें। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य से में स्थापित की गई है? तो आपका सही जवाब होगा गोवा। यानी गोवा में भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा सी। 12वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है कि एक कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 28 जुलाई को, और 2021 में इसकी थीम क्या थी? तो हेपेटाइटिस कांट वेट, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर ने 3 दिवसीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया? तो आपका सही जवाब होगा झांसी। यानी झांसी शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 मनाया गया और इसका उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। 14वां प्रश्न देखिए, FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा जैन क्रिस्टोफ डूडा। जैन क्रिस्टोफ डूडा जो FIDE शतरंज 2021 के विजेता है। ठीक है, अब एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि हम लोग कोरिलेट तो करते ही हैं, तो इसका मतलब अब ये दिमाग में आ रहा है कि जैन क्रिस्टोफ डूडा किस देश की है? तो ये पोलैंड के जो जीते हैं। अब ये मेन मैटर है कि इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने सर्गेई को हराया है। ठीक है, इनका पूरा नाम अगर आपको जानना हो तो सर्गेई कारजानिक है। ठीक है, तो सर्गेई रखेंगे तो आपको सही रहेगा, कारजानिक भी आगे जोड़े। सर्गेई कारजानिक ये रूस के हैं जिनको इन डूडा ने यानी क्रिस्टोफ डूडा ने हराया। ठीक, अब दूसरी बात देखिए कि FIDE शतरंज विश्व कप 2021 कहां पे आयोजित किया गया? तो ये सोची रूस में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी बात मालूम होना चाहिए। अब एक बात और इसमें कोरिलेट कर लीजिए कि ये जो FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी भारत करेगा। इस लिहाज से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी और वो कब होगा? तो 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में होगा। और अगर ये पूछे भारत में कहां आयोजित होगा तो आपका सही जवाब होगा चेन्नई। ठीक है, इतनी बातों को कम से कम आपको याद रखना होगा और प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टाइटेनम स्क्वायर, ठीक है, सॉरी लिखा है टियानमेन स्क्वायर। ठीक है, टियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा कि टियानमेन के स्क्वायर के लेखक विजय केशव गोखले हैं। आपका सही जवाब 15 का डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो ये टियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? तो विजय केशव गोखले, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब डी होगा। अगला देखिए, 16वां प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा पायल कपाड़िया। यानी पायल कपाड़िया ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार जीता है और ये गोल्डन आई पुरस्कार जीतने वाली कौन है? पायल कपाड़िया। यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब सी। अगला देखिए, 17 नंबर, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और एशिया में भी पहले, यानी इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन है? तो आपका सही जवाब होगा विराट कोहली। यानी प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा बजरंग पुनिया। यानी बजरंग पुनिया जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे।
तब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे उनका जिक्र कर दीजिए। तो निश्चित तौर पर उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे उनका नाम था मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम। ये जो मनप्रीत सिंह हैं ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं, और जो एमसी मैरीकॉम है ये मुक्केबाजी से संबंधित है, और जो बजरंग पुनिया का अभी हम लोगों ने जो समापन समारोह में जिक्र किया था ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में अगर समराइज कर दें तो जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और एमसी मैरीकॉम, और जो समापन समारोह था उसमें बजरंग पुनिया ने ध्वजवाहक का काम किया था। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब बी होगा। अब एक बात और कुछ बातों का जिक्र टोक्यो ओलंपिक से कर लिया जाए क्योंकि काफी चर्चा में रहा है। इसमें भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, जो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। और इस प्रकार भारत तालिका में 48वें स्थान पे था। और जो ये 1 स्वर्ण जीता वो जीता नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो में। 87 का मतलब इंग्लिश में समझ लें 87.58 मीटर। ठीक है, इसमें जीता 1 स्वर्ण किसने? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, एक बात और यहाँ पे जानिएगा कि जो भारत की तरफ से पहला पदक जीता गया था टोक्यो ओलंपिक में, रजत पदक, वो जीता गया था मीराबाई चानू के द्वारा, और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। यानी ये जो टोक्यो ओलंपिक से संबंधित जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए वो है, और आगे जब जब जैसी जैसी चर्चा होगी हम लोग उसको कोरिलेट करते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब बी। 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा यूनाइट अवेयर, यानी कि प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा सी। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। कह रहा है कि खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच संबंध स्थापित करिए। चलिए एस्टैब्लिश किया जाए रिलेशन। पहला दिया है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। अगला नाम है सुमित अंतिल, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। सुमित अंतिल का संबंध किससे है? तो जैवलिन थ्रो से है। फिर है कृष्णा नागर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, कृष्णा नागर का। और अंतिम है शरद कुमार, इनका संबंध ऊंची कूद से है। ठीक है, यानी कि आपका सही विकल्प ए हो जाएगा 20 का। ठीक है, यानी अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से, सुमित अंतिल का संबंध जैवलिन थ्रो, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन, शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद, यानी प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब ए। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ग्राहम रीड। ठीक है, यानी जो भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक जीता उस मेंस टीम के कोच कौन थे? तो वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ सही जवाब होगा ग्राहम रीड, यानी प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब बी होगा। अब प्रश्न संख्या 22 देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ ये अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरुआत नई दिल्ली में की गई, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका सही जवाब होगा 142वां स्थान है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142। तो प्रश्न उठता है कि पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान इसमें नॉर्वे का है। फिर ये बात आती है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, यानी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्थान कौन सा? 142वां, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष तक की आयु के लिए पोषण, शिक्षा और रोजगार हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था कराने की बात की गई है? तो वो सही जवाब होगा वात्सल्य योजना। एक बार पिछले प्रैक्टिस सेट में उत्तराखंड से हम लोगों ने इस प्रश्न को कोरिलेट किया था व्याख्या में, और आज ये प्रश्न के माध्यम से हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं कि इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में वात्सल्य योजना चली, जो कोविड-19 में जिन बच्चों के माता पिता खो दिए हैं जिन्होंने, उनकी 21 वर्ष तक की सारी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार संभालेगी। सारी व्यवस्था का मतलब पोषण, शिक्षा और रोजगार संबंधित प्रशिक्षण। और 24 प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, कह रहा है कि 25वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा सुपेस पोर्टल। यानी अगर पूछा जाए कि सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है, तो आप ये कहेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान किए में न्यायाधीशों की सहायता के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया, जिसका नाम है सुपेस पोर्टल, यानी प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब होगा सी। 26वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो याद रखिएगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता रजनीकांत है। और ये पुरस्कार कब जारी किया गया? तो ये 1 अप्रैल 2021 को जारी किया गया, यानी 1 अप्रैल 2021 को जारी 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? रजनीकांत, याद रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब डी होगा। अगला हम लोग चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 के विजेता कौन है? तो आपका सही जवाब होगा एफसी गोवा। यानी कि क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि अभी हाल ही में डूरंड कप हुआ 2021, इस डूरंड कप 2021 का आयोजन कहां पे हुआ? तो वो कोलकाता में हुआ। और इसको जीता किसने? तो एफसी गोवा ने जीता, यानी 27 प्रश्न का आंसर ए होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक बेसिक टच देना चाहते हैं इस प्रश्न में। सबसे पहली बात तो ये है, जिनको ना मालूम हो वो ये जान लें कि डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। ठीक है, कई बार
एक बेसिक प्रश्न पूछ दिया जाता है स्टैटिक्स जीके के तहत कि डूरंड कप या किसी कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा कि डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसी प्रकार यूरो कप का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो यहाँ चर्चा हम लोग डूरंड कप की कर रहे हैं। तो डूरंड कप का जो ये 130वां संस्करण है 2021, इसके विजेता कौन है? एफसी गोवा है। तो बात उठती है कि इन्होंने फिर किसको हराया था? तो इन्होंने हराया था मोहम्मडन स्पोर्टिंग को, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। इन्हीं को इन्होंने हराया था, एफसी गोवा ने। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये 27 प्रश्न का सही जवाब होगा ए, यानी एफसी गोवा ने इसको जीता था। अगला देखिए, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है कृति के करंत। इनका क्या नाम है? विकल्प बी सही हो जाएगा, कृति के करंत जो है ये वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। यानी पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला कौन है? कृति के करंत, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब होगा बी। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा लक्षद्वीप को। यानी लक्षद्वीप को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हम लोगों ने पूर्व के प्रैक्टिस सेट में इस बात पे चर्चा की थी कि भारत टीबी मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है भारत ने? तो आपका सही जवाब होगा 2025 तक। ठीक है, और प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा लक्षद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिए, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 33%। यानी 33% महिलाओं का आरक्षण होगा बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में। यानी प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब ए होगा। 31वां प्रश्न देखिए, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा दुबई में। यानी कि वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में। और ये कब से कब तक हुआ? तो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसको किया गया। ये सही जवाब होगा दुबई। अगला देखिए, 32वां प्रश्न है, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क कहां पर स्टैब्लिश किया है? तो इटली द्वारा भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्टैब्लिश गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि हो सकता है यहां तो राज्य पूछा है, वहां कोई जिला या कोई जगह पूछ ले। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात के एक जिला है जिसका नाम है मेहसाण, उसमें एक फणीधर एक जगह का नाम है, वहां फणीधर में इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात के फणीधर में स्टैब्लिश किया है। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब बी होगा। अगला देखिए, 33वां प्रश्न, नेपाल में स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो आपका सही जवाब होगा प्रियंका मोहिते। यानी प्रियंका मोहिते नेपाल में स्थित अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली महिला पर्वतारोही बनी है। यानी प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब होगा सी, यानी प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न देखिए, 34वां प्रश्न देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब होगा दोरजे आंगचुक। यानी दोरजे आंगचुक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। और जो पहला भारतीय या इस तरह के जो संदर्भ के प्रश्न है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब दोरजे आंगचुक होगा। 35वां प्रश्न देखिए, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपका सही जवाब अब देखते हैं क्या है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान मिला है, ये भी सही है। और 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में स्थान मिला है, यानी टॉप 100 में 7 भारतीय विश्वविद्यालय हैं, ये भी कथन सही है। यानी यहाँ पे 35 प्रश्न का सही जवाब डी होगा, तीनों कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ याद रखना है कि पहला स्थान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर का, आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान, ठीक है, और टॉप 100 में 7 भारतीय विश्वविद्यालय, यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब डी होगा। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 36 पर। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया। यानी एम विश्वेश्वरैया देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बना है, ठीक है, जो कहां पर है? बेंगलुरु में है। और इसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया एम विश्वेश्वरैया। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब सी होगा। 37 देखिए, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा बिल्डिंग बैक बेटर। ठीक है, यानी विकल्प सी सही होगा, बिल्डिंग बैक बेटर। ये 47वें G7 शिखर सम्मेलन की थीम है। और ये कहां पे आयोजित की गई? तो वर्चुअल रूप से ब्रिटेन द्वारा आयोजित की गई। थीम क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। और ये जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है ये 2021 में हुआ था। तो प्रश्न उठता है कि 48वां G7 जो 2022 में होगा वो कहां होगा? तो वो जर्मनी में होगा। और 49वां G7 शिखर सम्मेलन जो 2023 में होगा वो जापान में होगा। और 50वां G7 शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया जाएगा। ये पूरी बात को याद रखिएगा। यानी 2021 का 47वां G7 ब्रिटेन में, 2022 का 48वां G7 जर्मनी में, 2023 का 49वां G7 जापान में, और 2024 का 50वां G7 इटली में आयोजित किया जाएगा। और प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब होगा सी, बिल्डिंग बैक बेटर। अगला देखिए, 38 नंबर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा इबोला। यानी इबोला
की बीमारी को दूर करने के लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इसको निश्चित किया है, यानी 38 का सही जवाब बी होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 39, यूएई ने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा नौरा अल मतरोसी। नौरा अल मतरोसी को यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी यूएई की। क्या नाम है? नौरा अल मतरोसी। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जवाब सही होगा 39 का। 40वां देखिए, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने के लिए देश के पहले सरकारी संयंत्र की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब होगा भुवनेश्वर में, यानी भुवनेश्वर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने का देश का पहला सरकारी संयंत्र बनाया गया। कहां पे? भुवनेश्वर, यानी 40 का डी आंसर होगा। 41वां देखिए, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख। ठीक है, और किस उपलक्ष्य में फहराया गया लद्दाख में? तो ये महात्मा गांधी की 152वीं जयंती जो 2 अक्टूबर 2021 को थी। ये 41 प्रश्न का सही जवाब सी। 42वां प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन और आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड के द्वारा भारतीय नौसेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए जो ऑक्सीजन या अन्य वस्तुएं थी उनको लाने का काम किया। तो फिर दिमाग में प्रश्न उठता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु पहला क्या था? तो जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था वो मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए था। ठीक है, ये मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु था। अगला देखिए, इसमें जो और ऑप्शन दिए हैं जरा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ऑपरेशन देवी शक्ति, जो ऑपरेशन देवी शक्ति है ये विदेश मंत्रालय द्वारा चालू किया गया और इसके तहत अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की व्यवस्था की गई। यानी ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? विदेश मंत्रालय और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। एक विकल्प सी में आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑपरेशन सुकरी, ऑपरेशन खुकरी। ऑपरेशन खुकरी का संबंध जो है वो अफ्रीका में एक देश है सियरा लियोन, वहां पे यूएन की शांति सेना के रूप में भारतीय सेना की टुकड़ी मेजर राजपाल पुनिया के नेतृत्व में गई थी। कहां गई थी? अफ्रीका के सियरा लियोन में। और किस के तहत गई थी? तो ये यूएन की शांति सेना के रूप में गई थी और वहां पर मेजर राजपाल पुनिया के नेतृत्व में वहां पर सेना ने शांति स्थापित की और इसी मैटर पर राजपाल पुनिया ने एक किताब लिखी है, इसीलिए ये वर्तमान समय में ऑपरेशन खुकरी प्रचलित हुआ है, यानी चर्चा में फिर से आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ऑपरेशन खुकरी को भी देख लिया। अगला दिया हुआ है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ये 4 दिसंबर 1971 को कराची में नौसैनिक हवाई अड्डों पर भारतीय नौसेना ने हमला कर दिया। ठीक है, और उस पर काफी नुकसान हुआ वहां। और ये जो नेतृत्व था ऑपरेशन ट्राइडेंट का ये एसएम नंदा जी द्वारा किया गया था। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस थी, इसलिए ये चर्चा में आया कि 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च किया गया था और कराची के नौसैनिक अड्डों पर कराची के भारतीय नौसेना ने हमला कर दिया था। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ये कोविड-19 में अन्य देशों से ऑक्सीजन या जरूरी वस्तुओं को लाने के लिए था। अगला देखिए 43वां प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो आपका सही जवाब होगा आईएनएस राजपूत, यानी आईएनएस राजपूत जो भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक पोत था अब उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पेपर में, यानी 43वें प्रश्न का आंसर ए होगा। 44वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि केटू के शिखर पर, यानी केटू गार्डविन आस्टीन, ठीक है, इसके शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन हो गया है? तो उसका सही नाम होगा सहरोज काशिफ। ये सहरोज काशिफ जो है वो केटू के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही है। अब प्रश्न उठता है कि ये सहरोज काशिफ का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सहरोज काशिफ ने ये दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही हो गए हैं जो केटू के शिखर पर पहुंचे हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब सी होगा। 45 देखिए, करा निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिला है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी यहाँ पर तीनों को, यानी प्रियंका मोहिते को, जय किशन को और श्रीकांत विश्वनाथन को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 मिला। किसको किसको? प्रियंका मोहिते को, जय किशन को और श्रीकांत विश्वनाथन को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार। 45वें प्रश्न का आंसर होगा डी। अगला देखिए 46वां प्रश्न, करा नैस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम में। यानी कह रहा है कि जो नैस्कॉम ने किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एस्टैब्लिश किया है? तो आपका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम में। यानी जो विशाखापट्टनम में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एस्टैब्लिश किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? तो नैस्कॉम के द्वारा किया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है और यहाँ प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब होगा विशाखापट्टनम, डी आंसर आपका होगा। 47वां प्रश्न देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा महाराजा अग्रसेन, यानी महाराजा अग्रसेन के नाम पर अब हिसार हवाई अड्डे का नाम रखा जाएगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा 47 का। 48वां देखिए, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो आपका सही जवाब होगा नजला बोदेंग रोमधाने। ठीक है, नजला
नजला बोंदेन रोम धाने ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब ये प्रश्न उठता है ट्यूनेशिया की राजधानी क्या है, तो ट्यूनेशिया की राजधानी ट्यूनिस है और ये ट्यूनेशिया अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का ये कंट्री है, ठीक है। यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, कह रहा है कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा तजाकिस्तान। यानी कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया, तो तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 49 का सही जवाब ए होगा। अगला और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो आपका सही जवाब होगा दिल्ली में। यानी दिल्ली में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया और प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब होगा ए, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस 14वें प्रैक्टिस सेट को भी फिनिश कर लिया। अब इसका आंसर की देख लीजिए, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न पे आपको रीचेक करना हो तो आपको सहूलियत रहेगी, ठीक है। और इस प्रकार आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।